ट्रिक्स और बिलीव मी अभी जो मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा ईसीजी की इंटरप्रिटेशन की, तो सो अभी जो हम साइड पे ये इस तरह है कि अगर ईसीजी अभी आपके लिए नया टॉपिक है, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, कुछ आपके साथ थ्योरी क्लासेस भी हो रही हैं, एनी हाउ आई कैन अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी बिकॉज ऑनलाइन उसको टीच करना बड़ा मसला होता है, यानी फेस टू फेस भी स्टूडेंट्स काफ़ी डिफिकल्टी फील करते हैं, उनको ईसीजी बड़ी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है। बट जब आप उसको बुक से पढ़ेंगे, हमारे लेक्चर्स देखेंगे, तो जो आपका आइडिया उसके बारे में बनता है वो तो अपनी जगह, लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन में हम आपसे कोई डिजीज़ की डायग्नोसिस वगैरह एक्सपेक्ट नहीं करते, ना आपसे ये एक्सपेक्ट करते कि आप एरिथमियाज को आप डायग्नोज करो, लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच को डायग्नोज करो। ये क्लिनिकल साइड के टॉपिक्स हैं, और जब आप मेडिकल वार्ड में कार्डियोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में वो लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ पर आपकी हमने बेसिस बनानी है, और बेसिस कल मैंने आपको कहा था कि आपको जो 2-3 चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, उसमें ये है कि पेपर के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो जो हेक्सागोनल फिगर हमने ड्रॉ किया था, तमाम एक्सिस के जो लीड्स हैं उनके एक्सिस के वो किस डायरेक्शन में हैं, वो आपको जुबानी याद होने चाहिए। कि कोई आपको कहे कि स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 1 का एक्सिस ड्रॉ करो, तो आपको चाहिए कि पता हो कि वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट पे उसका जो है राइट टू लेफ्ट वो डायरेक्टेड होता है, और पॉजिटिव उसका जो है तो लेफ्ट पे है और उसका नेगेटिव राइट साइड पे है। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 2 का ड्रॉ करो, तो आप उसके साथ एक 60 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हो पॉइंटिंग फ्रॉम बिलो डाउनवर्ड्स, और वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं जहाँ पे उस हॉरिजॉन्टल को क्रॉस करता है। सिमिलरली जो थर्ड है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है, लेकिन वो इन दोनों को 60 डिग्री पे क्रॉस करता है। फिर हमने आपको एवीआर, एवीएल, एवीएफ का बताया कि वो किस तरीके से डायरेक्टेड हैं, और इस तरह हमारे पास एक फिगर बनती है। उसी को जब आप सीख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। एनी हाउ, जो मेथड अभी मैं आपको जो चंद मेथड्स, ट्रिक्स, बल्कि आप कहेंगे ये एक किस्म से ट्रिक्स हैं, जब आप ये सीख लें, बिलीव मी, अगर ये मैं किसी भी एक एजुकेटेड बंदे को भी बता दूं, एजुकेटेड बंदे का मेरा मतलब है कि उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह आती हो, अगर उसको भी ये ट्रिक्स मैं बता दूं कि रेट ऐसे कैलकुलेट करना है, रिदम का ऐसे पता चलेगा, कार्डिक एक्सेस ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर उसको थोड़ी बहुत मैथ्स आई होगी, 2+2 4 उसने सीखा होगा, तो इवन एक नॉन मेडिकल पर्सन, जिसका कोई डॉक्टर तो छोड़ें कि मेडिकल से दूर का भी वास्ता ना हो, उसको भी अगर हमें सिखा दूं तो वो उसको ईसीजी स्ट्रिप पकड़ाएं और वो आपको रेट, रिदम और एक्सेस डिटर्मिनेशन आपको बता सकेगा। तो इसलिए बी अटेंटिव। अभी हम इसको वो करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन बिफोर दैट आप देखें कि आपने ये फिगर ज़रूर समझनी है। ये आप समझें कि ये आपका कार्डिक एक्सिस है नॉर्मली, यानी ऑल द टाइम द कार्डिक एक्सिस इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। जो आपको ट्राइंगल के अंदर एक ऑरेंज कलर का एरो नज़र आ रहा है, तो ये इस पे डायरेक्टेड होता है, और जब ये इस डायरेक्शन में होता है, तो कल मैंने आपको बताया था कि इसकी वेक्टोरियल एनालिसिस ऐसे होगी कि आपने कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा भी कि 1 में कैसे पिक्चर होगी, 2 में क्या होगा और 3 में क्या होगा। अब इंडिविजुअली आप देखें, अगर हम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 1 की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ है बाइपोलर लिम्ब लीड, उसके नीचे लिखे हुए 1, और वो इज इक्वल है कि राइट आर्म वर्सेस लेफ्ट आर्म है। ये आपको आना चाहिए, ये तो शुरू से हम कह रहे हैं, कल से डॉक्टर सलमान ने भी आपके साथ लेक्चर लिया लीड्स पे, मैंने इंटरप्रिटेशन और उस पर वेक्टोरियल एनालिसिस में बताया था, उसकी लाइन आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखें कि जो डार्क ब्लू कलर का जो बड़ा एरो है वो आपका कार्डिक एक्सिस रिजल्टेंट शो कर रहा है, और उसके रिलेशन शो की गई है कि लेफ्ट एक्सिस के रिलेटेड वो कैसे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है, बट मोस्टली इट इज पॉइंटिंग लेफ्टवर्ड, inferiorly and posteriorly, and it is pointing somewhat towards the positive pole of the लिम्ब लीड 1, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे है, लेफ्ट पे उसमें नहीं है। तो आपके पास आप देखें उसका जो एम्पलीट्यूड बन रहा है दरमियान में, ईसीजी रिकॉर्डिंग्स के नीचे आप देखें जो एक हमने ग्राफ बनाया हुआ है, वो पॉइंटेड अपवर्ड है और उसका एक खास एम्पलीट्यूड है। इसी तरह आप देखें, जल्दी से मैं जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, लिम्ब लीड 2 का एक्सेस है और उसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है जो कि आपका कार्डिक एक्सेस है। जो डार्क बड़ा रिजल्टेंट वेक्टर है, आप देख रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट पैरेलल मूव कर रहा है आपका जो लिम्ब लीड 2 है। और लिम्ब लीड 2 आपका कैसे डायरेक्टेड होता है कि आपका
राइट आर्म पे नेगेटिव होता है और लेफ्ट लेग पे पॉजिटिव होता है और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड होती है। और चूंकि ये इसके साथ ज्यादातर पैरेलल जा रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। ये लिमिट 3 को देख लें आप, स्टैंडर्ड लिमिट 3 का डायरेक्शन ये है और उसका रिजल्टेंट वेक्टर के साथ रिलेशन क्या है, एक किस्म से उसको डायरेक्टली क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन और उसमें दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर एम्पलीट्यूड आपका उससे कम होगा। और मल्टीमीडिया सदान से लगाओगे या दा रहूगा सवाल पे आगे मानो कौन دلته بخکار تاسو ته ما چې هغه پروجیکټ شوی وین تاسو نه او صبح ته لګا دین چې دا شي जी जी क्या आवाज नहीं आ रही आपकी सही। ठीक है, अब जल्दी से जाते हैं इसका, ये इसका रिजल्टेंट है सारे। इसी तरह अगर आप इसको दोबारा इसी फिगर को कंसिडर करें और आप उसको जो है तो ऑगमेंटेड लीड्स के साथ देखा। ऑगमेंटेड कौन से हैं, जिसमें आपका बाइपोलर नहीं है बल्कि यूनिपोलर है, और यूनिपोलर का मतलब होता है कि उसका नेगेटिव दोनों के कंबाइंड करके हम जीरो पे रखते हैं। और एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड उसका अगर राइट आर्म पे पड़ा हुआ है तो AVR है, लेफ्ट आर्म पे है तो AVL है, और अगर फुट पे रखेंगे तो AVF है। ये उनके डिफरेंट एक्सिस में सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो ब्लू सर्कल में आपको नजर आ रहा है डार्क, ये रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स है। तो ये तीनों के निस्बत कैसे मूव कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जिसके अगेंस्ट जा रहे हैं वहां पे RA को देख रहे हैं। RA का मतलब है आपका राइट आर्म। राइट आर्म से आप देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पॉइंटिंग लेफ्टवर्ड है, इंफीरियरली है एंड पोस्टीरियरली है। तो जब ये फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड जा रहा है और राइट आर्म के शोल्डर पे आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ऑफ द AVR, तो ये तो हर वक्त AVR के अपोजिट जा रहा होता है। तो आप देख रहे हैं कि AVR में डीप S वेव बन रही है, आपको नजर आ रहा होगा डीप S वेव। व्हाई ऑल द टाइम द रिजल्टेंट वेक्टर इज मूविंग अगेंस्ट द जो एक्सिस है ऑफ द AVR, तो तमाम वेव्स इसमें नेगेटिव रिकॉर्ड होंगी। अगर AVR में आपके पास कहीं पॉजिटिव वेव आ रही होंगी आप उसको एबनॉर्मल लेंगे, वरना इट इज नॉर्मल टू सी ऑल द वेव्स एज नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज इन तमाम जो इवेंट होता है उसमें किसी भी स्टेज पे ये उसके डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था, ऑल द टाइम इट इज मूविंग अगेंस्ट। बाकी जो दो हैं आप देख रहे हैं कि AVL हमारा कहाँ पे होता है, AVL इसको इसलिए कहते हैं कि हमने लेफ्ट शोल्डर पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, तो चूंकि रिजल्टेंट वेक्टर थोड़ा बहुत लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसकी पॉजिटिविटी की तरफ, तो वो आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दे रहा है। लेफ्ट लेग आप देख रहे हैं, लेफ्ट लेग पे पॉजिटिव रखेंगे तो AVL होगा, AVF होगा, सॉरी, फुट, F इज फॉर फुट। जब आप लेफ्ट फुट पे पॉजिटिव रखेंगे और उसके बाकी को जीरो पे रखेंगे तो ये एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड उसका AVF का बनेगा, और AVF चूंकि नीचे की तरफ है और रिजल्टेंट वेक्टर भी नीचे आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है बाकी दो की निस्बत। दिस वाज जस्ट अ रिमाइंडर टू यू ऑफ द प्रीवियस डे लेक्चर कि हमने थोड़ा डिस्कस किया था, इसको मैं स्किप करता हूँ और डायरेक्टली हम आ रहे हैं अब उस पे इंटरप्रिटेशन पे। और मैंने आपको बताया यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द पेपर, एवरीथिंग, एंड एटलीस्ट ये बात आपको, जैसे हम कहें कि 2 + 2 4, आपको 2 का पहाड़ा याद है, 2 का टेबल याद है, किसी वक्त आप नहीं सोच रहे होते कि 2 + 2 क्या होता है या 2 × 2 4 होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि अ सिंगल स्मॉल स्क्वायर ऑन द ECG पेपर, जो स्क्वायर है वो 1 मिलीमीटर साइड है और वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन X एक्सिस के लॉन्ग ये टाइम डिनोट करता है और वो 0.04 सेकंड के बराबर होता है। और जब आप 5 स्मॉल स्क्वायर्स को मिलाते हैं तो एक डार्क लाइन उसको वो करती है, सराउंड करती है, और ये एक बिग स्क्वायर होता है। तो अगर आप स्मॉल को 0.04 लेंगे तो आप 5 से मल्टीप्लाई करके बिग स्क्वायर का टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो 0.2 सेकंड। तो आपको ये 0.04 की फिगर, 0.04 सेकंड होता है स्मॉल स्क्वायर और 0.2 होता है सेकंड लार्ज स्क्वायर। ये आपको, आप उसको रट लें, बस इसको बार बार आपको बुक कंसल्ट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर बुक नहीं होगी आपकी ECG आपके हाथ में होगी और यू विल बी कटिंग वेरी सॉरी फिगर के पता नहीं आप रेट कैसे मालूम करें। सो अगर देखिए मैं आपको जो मेथड्स बताऊंगा हार्ट रेट डिटर्मिनेशन के, अगर किसी को ये बात भूल जाए कि स्मॉल स्क्वायर कितने के बराबर है टाइम वाइज और लार्ज स्क्वायर कितने के बराबर है, तो वो कभी भी रेट कैलकुलेट नहीं कर सकता। कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट दकीकी दिल तलगी
दिस स्क्रीन से नहीं लगी दजमा लैपटॉप चोर सर वो लगी ठीक है स्टूडेंट जस्ट वेट ये मैं अपना लैपटॉप आपको इधर दे देता हूँ आप सामने इस तरफ बैठिए सामने पीछे बैठ जब मैं उसके आगे करता जाऊँगा आप उसके साथ जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो आप करें और आपको इसी में नज़र आ रहा हूँ मेरे लैपटॉप में है तो व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज हियर राइट हियर दावत रखिए एक बंदा इसको थोड़ा सो कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट 3 मेथड्स आर डिफरेंट मेथड्स आर मैंने यहाँ 3 लिखे हो सकते हैं आपको 3 से ज्यादा मैं बता दूं लेकिन डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिसके लिए आपको कोई कागज पेंसिल की भी जरूरत नहीं है आप एक नजर डालते हैं ईसीजी पेपर पे और आपको फौरन पता चल जाता है माइंड में कुछ कैलकुलेट करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हार्ट रेट क्या है अच्छा जस्ट रिमेंबर कि इससे पहले आपने थोड़ा ये डिटरमिन करना होता है कि आपका हार्ट रेट रेगुलर है कि इररेगुलर है व्हाट डू यू मीन बाय अ रेगुलर हार्ट रेट रेगुलर का ये है कि इक्वल इंटरवल से वो हो रहा है आपका जो है तो मिस बीट्स नहीं आ रही अगर आप किसी का पल्स नोट करते हैं तो 1 मिनट में काउंट करें तो वो 60-70 आ रहा है अगले मिनट में भी वही आ रहा है अगले मिनट इसका मतलब है कि इसका हार्ट रेट रेगुलर है लेकिन अगर आप किसी का पल्स पाल्पेट करते हैं और उसके बाद आप उसका पल्स देखते हैं कि 8-10 बीट्स के बाद 5-6 बीट्स के बाद एक बीट मिस हो जाती है फिर 2-3 के बाद फिर एक बीट मिस हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये रेगुलर नहीं है तो रेगुलर के लिए अलग मेथड है इररेगुलर के लिए अलग है नेक्स्ट आप करें इसको calculation of heart rate from an ECG printout 3 methods are used 2 are used when the HR is regular 1 is used when the heart rate is irregular next जाएंगे हाँ इसको कहते हैं रेगुलरिटी ऑफ हार्ट चेक करने के लिए आपको चाहिए एक 2 पॉइंटेड जो आपका कोई ज्योमेट्री बॉक्स में एक चीज होती थी या कोई कैलिपर टाइप की चीज इसको कहते हैं लाइन अप कैलिपर मेथड यानी आपने पहले तो रेगुलरिटी हार्ट रेट पे तब आएंगे जब आप पहले ये डिटरमिन कर लें कि आपका हार्ट रेट रेगुलर है तो अब ये जो 2 पॉइंटेड है इसको आपने क्या करना है यू पुट इट ऑन 2 कंसेक्यूटिव आर वेव्स यानी एक पॉइंटेड एंड एक आर वेव के टॉप पे रखेंगे दूसरा एक्सटेंड करके दूसरा जो कंसेक्यूटिव आर वेव है उस पे रखेंगे और जब आप उसको सही एग्जैक्ट मैच कर लेंगे देन यू गो ऑन रोटेटिंग इट एक से उठा के दूसरे पे रखा तीसरे पे और फॉलो करते हैं कि क्या तमाम आर वेव्स का आपस में यही डिस्टेंस है कि नहीं है इफ ऑल द आर वेव्स लाइन अप द हार्ट रेट इज रेगुलर ये बड़ा सिंपल पहले आपने ये करना है हार्ट रेट डिटर्मिनेशन से पहले आर वेव पे रखना है एक पॉइंट साथ वाला जो आर वेव नेक्स्ट है उस पे रखना है तो आपको डिस्टेंस का पता चल जाएगा फिर आपने उठा के 2 और आर वेव्स को देखने फिर 2 और को देखना है अगर तमाम आपके पास बिल्कुल बराबर आ रहे हैं अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं वहां पर तो ये डिस्टेंस यहाँ हमने बढ़ाना है या इसको कम करेंगे तब वो 2 आर वेव्स के ऊपर आएगा इसका मतलब है कि आपके हार्ट रेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ है और वो रेगुलर नहीं है तो दिस इज हाउ यू डू इट ये मैंने 2-3 स्लाइड्स प्रोजेक्ट कर दिया नेक्स्ट ये हाथ वाला अब हम आते हैं डार्क लाइन मेथड व्हाट इज अ डार्क लाइन मेथड क्लिक करते जाएं द डार्क लाइन मेथड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द हार्ट रेट इज रेगुलर मैंने कहा पहले आप डिटरमिन करें इरेगुलर जब रेगुलर आपके पास कंफर्म हो गया तो सबसे पहला मेथड है बड़ा सिंपल डार्क लाइन मेथड एंड दिस कैन बी वेरी एक्यूरेट वे टू डिटरमिन बट इसके लिए जरूरी है कि आपका हार्ट रेट रेगुलर हो एक रिदम स्ट्रिप आप लेते हैं एक आर वेव जो डायरेक्टली आप ऐसा आर वेव ढूंढें कि जो डायरेक्टली डार्क लाइन वो होती है कि हर 5 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद एक बड़ा स्क्वायर होता है उसकी लाइन डार्क होती है ईसीजी पेपर पे आप देख सकते हैं कि हर 5 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद एक डार्क लाइन होती है ठीक है उस डार्क लाइन के ऊपर अगर कोई आर वेव आ रही है किसी भी उसमें लीड में आप देखें गौर से उसको तो उसको आप नोट कर लें ऑन अ रिदम स्ट्रिप आपने देख लिया ये देखें अब स्ट्रिप निकालें स्ट्रिप आ गया आपके उसमें डार्क लाइन स्ट्रिप है ईसीजी अब इसमें देखें कि
ईसीजी ऐसे ड्रॉ की गई है कि डार्क लाइन के ऊपर आर आ रहे हैं। जब आपने देख लिया कि एक डार्क लाइन के ऊपर है तो नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट आर कहां पे है। अगर ये फार्मूला आपको याद करना है, ये भी आपने रट लेना है। एक डार्क लाइन के ऊपर आर वेव है और उसके नेक्स्ट पे भी है, उसके फौरन नेक्स्ट पे भी है, तो इसका मतलब है 300 इज द हार्ट रेट। अगर उससे नेक्स्ट नहीं है, दूसरे पे है, तो 150 है। अगर तीसरे पे है तो 100 है। उससे आगे जाएं 75, फिर 60 एंड सो ऑन। 60 तक देख लें, आगे इतनी जरूरत नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दोबारा रिपीट करें। ये आपके सामने स्ट्रिप नजर आ रही है स्क्रीन पे। आर वेव्स तमाम डार्क लाइंस पे हैं। अगर एक डार्क लाइन को आप नोट करें और दूसरे डार्क लाइन के ऊपर भी आर वेव आ रही है और से तीसरे पे भी आ रही है, हर एक डार्क लाइन पे एक आर वेव आ रहा है, तो इसका मतलब है द हार्ट रेट इज 300 पर मिनट। अगर अल्टरनेट पे आ रही है, दरमियान में एक डार्क लाइन खाली जा रही है, यानी 1 पे है 0, अभी आगे एक और फिगर में भी क्लियर हो जाएगा। अगर एक पे है, एक खाली है, फिर दूसरे पे आ रहा है, ये इसका मतलब है कि ये आप 300 को डिवाइड कर दें 2 से, ये 150 आएगा। अगर हर 3 के बाद है तो आप उसको 3 से डिवाइड करें, 100 आ जाएगा एंड 75 होगा एंड सो फोर्थ। ये 2 क्लिक आगे करें, जब स्टार आ जाए उस पर रोकिए। स्टार जो आया हुए देखें, इस पे एक डार्क लाइन पे है, ये आपका है फर्स्ट। अगर उससे नेक्स्ट पे अगर आर वेव होती तो उसको हम लगाते लेबल के ये इसका हार्ट रेट 300 है। अगर उससे नेक्स्ट पे होती और दरमियान वाले में ना होती, सेकंड पे होती, तो हम 150 काउंट करते। अगर 2 खाली जाती और तीसरे आर वेव पे दोबारा डार्क लाइन पे आ रही होती तो उसको हम कहते हैं ये 100 है, फिर 75 है। अच्छा, इस तरह भी पॉसिबल है कि एक पे तो डार्क लाइन पे शुरू में आपने ले लिया, लेकिन जो दूसरा आर वेव है, जैसे इसमें आपको डॉटेड नजर आ रहा है, वो 75 और वो किसी डार्क लाइन पे नहीं है, वो बीच में कहीं है। तो आप एस्टिमेट करेंगे, फिर अगर एग्जैक्ट डार्क लाइन पे दूसरा भी आ रहा है फिर तो आसान है, या 300 है या 150 है या 100 है या 75 है। लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल में जिसमें आपका रेड स्टार नजर आ रहा है, वो वाली स्लाइड, इस पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि सेकंड डार्क लाइन पे वो नहीं है। आर वेव जो कंसेक्यूटिव आर वेव है वो दरमियान में फॉल कर रही है, और किसके दरमियान फॉल कर रही है? 75 और 60। तो यहाँ पर आप एस्टिमेट करेंगे कि हार्ट रेट इज बिटवीन 60 एंड 75 समवेयर, दैट्स ऑल। एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। अगर एग्जैक्ट डार्क लाइन पे होता फिर आसान था, 300, 150, 100, 75। लेकिन चूंकि सेकंड जो आर वेव है कंसेक्यूटिव, वो 75 और 60 की डार्क लाइन के बीच में कहीं है, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि प्रोबेबली द हार्ट रेट इज बिटवीन 60 एंड 75। सर ये 300 कैसे आया है? 300 ये अगर आप, ये इसका मतलब है कि ईसीजी स्ट्रिप पे अगर हर डार्क लाइन पे क्यूआरएस, ये क्यूआरएस एक्चुअली आपका हार्ट बीट शो कर रहा है। एक क्यूआरएस होता है, दूसरा क्यूआरएस, तो इनके बीच का इंटरवल आपके हार्ट बीट के बीच में इंटरवल है। सो 1 मिनट में ईसीजी पेपर, मैंने आपको कल बताया था, ऑलवेज रिमेंबर कि ईसीजी पेपर रन्स एट ए स्पीड ऑफ 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में 25 मिलीमीटर रन करता है। तो ये आपका, जब आप उसको स्मॉल स्क्वायर वाइज पर मिनट करेंगे तो इसमें से आपके 1500 स्मॉल स्क्वायर्स पास होते हैं। कितने? 1500 स्मॉल स्क्वायर्स पास होते हैं 1 मिनट में। तो ये कैलकुलेशन उस बेसिस पे है कि अगर हर डार्क लाइन के ऊपर एक क्यूआरएस आ रहा है, यानी हर जो 2 आर का डिस्टेंस है वो एक बिग स्क्वायर है, एक बिग स्क्वायर है, एक बिग स्क्वायर है। तो जब आप इसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 300 हार्ट रेट आएगा। मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बताऊंगा, वो इस पे आप अप्लाई करें और बिल्कुल वही आएगा। वो मैं बोर्ड पे सामने आपको समझा दूंगा कैमरा ऑन करके। अभी आप ये एक मेथड सीख लें, रफ, ये रफ मेथड है कि आपके पास कैलकुलेशन का टाइम नहीं है, आपके किसी ने स्ट्रिप पकड़ा दी है, बस आपने एकदम से देख लिया कि एक आर वेव मुझे ऐसा मिल गया है जो कि डार्क लाइन पे है, तो आपका काम आसान हो गया। उससे नेक्स्ट आर वेव देखें कि वो कितने डार्क लाइन के बाद है। अगर नेक्स्ट वाले पे है तो 300, अगर एक छोड़ के दूसरे पे है, अल्टरनेट पे है, तो 150 हार्ट रेट है। अगर 2 छोड़ के तीसरे पे आ रहा है तो 100 है एंड सो ऑन। ये एक एस्टिमेशन है। अगर बीच में आ रहा है तो फिर आपको इस केस में, जैसे मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, 60 और 75 के बीच में कहीं होगा। अभी एग्जैक्ट मेथड्स भी बताऊंगा, वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे।
ये देखें, इफ द फर्स्ट लाइन, क्लिक करते जाएं साथ में, if the first R wave after the starting point is exactly on the first dark thick line, the HR यानी heart rate is 300. उसको बुलाएं जरा, इधर स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं और मुझे इंटरप्ट वो कर रहे हैं। सेकंड में देखें 150 पे आपका एरो, तो सारी इंटरप्शन हो रही है दरमियान में। बस हो गया, ठीक है, हो गया। हम कह रहे हैं कि सेकंड का हमने कहा कि सेकंड डार्क थिक लाइन है, हार्ट रेट 150 पे है। इसी तरह अगर थर्ड होगा तो वो आपका 100 पे जाएगा। एरोज मैंने ड्रॉ किए हुए, एनिमेटेड किस्म का मैंने स्लाइड बनाई हुई है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा। क्लिक करेंगे तो एरोज अपीयर होते हैं। ऑन द फोर्थ डार्क लाइन फिर आपका हार्ट रेट 75 आ जाता है, और सो ऑन आप इसी तरह कर सकते हैं। एक्सट्रीमली एक्यूरेट इफ बोथ आर वेव्स फॉल डायरेक्टली ऑन डार्क लाइंस। अगर आपके पास इस तरह हो कि जो आपने डार्क लाइन वाली आर वेव मालूम कर ली और नेक्स्ट आर वेव चाहे 2-3 एग्जैक्ट एक्यूरेट होता है। हाँ, जब ये कहीं बीच में होगा तो फिर आपको एस्टिमेशन करनी पड़ेगी, वो मैंने आपको बता दिया। If the second R wave falls between dark lines, the HR can quickly be estimated. कहां तक आपने पुश किया? येलो वो आ गया। अब आ जाए 1500 मेथड। This is also a method that is used when heart rate is regular. 1500 method is considered most accurate way to calculate heart rate from ECG. आपने क्या करना है? मेथड क्या है? सिंपल है। काउंट the number of boxes, small boxes between two consecutive R waves, और जितना आपके पास नंबर आ जाए, किसका नंबर? नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। दो कंसेक्यूटिव R waves के बीच में नंबर आपने काउंट कर रहे हैं क्या? स्मॉल स्क्वायर्स। वो नंबर याद रखें। फॉर एग्जांपल दैट इज x। आप क्या करें? 1500 ऊपर लिखें और उस नंबर से उसको डिवाइड कर दें, आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। अब ये ऐसा मेथड है कि इसके लिए मेडिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आम बंदा जिसको मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ी हो, उसने पहाड़े याद की हो, प्लस माइनस, वो भी कर सकते हैं। इधर देखें, अगर आप काउंट करें, देयर आर 17 स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आर वेव्स। तो आपने क्या करना है कि 1500 ऊपर लिख के 17 से डिवाइड करना है और आपके पास 88 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। दिस इज कॉल्ड 1500 मेथड ऑफ हार्ट रेट कैलकुलेशन। आई रिपीट, count the number of small squares between two successive R waves. Remember this number, write 1500 and divide 1500 by this particular number. You will get the heart rate. ये इसमें अब बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया कि आपने देखा कि नीचे वाली फिगर में देखें कि 1500 को 5 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि दो आर वेव्स के बीच में 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। जब आप 1500 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 300 बीट्स पर मिनट आएगा। नेक्स्ट आप देखें कि दो आर वेव्स का फासला 10 स्मॉल स्क्वायर्स है, तो आप 1500 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। अगर आपके उसके बीच में फासला जो है तो ज्यादा है, 15 स्मॉल स्क्वायर्स है, तो आप 1500 को 15 पे डिवाइड कर दें तो 100 बीट्स पर मिनट आएगा। दिस इज अ वेरी गुड मेथड इफ यू कैन डू इट और इफ यू कैन मेमोराइज इट। आसान है, समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलें। The 6 second strip method. Remember, जब आप ECG कभी आप देखें, पेपर हाथ में लें, आजकल जो आए हुए उसमें बाकायदा उन्होंने जो क्लियर एरिया होता है उसका, यानी ECG प्रिंट होता है जिस पे आप ECG प्रिंट आ जाता है और उस पर कुछ पहले से लिखा हुआ भी होता है या स्क्वायर्स होते हैं, जो पेपर का क्लियर जोन होते हैं, वहाँ पे बाज़ वक्त उन्होंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की होती हैं और वो 1 सेकंड से के फासले पे होती हैं, कुछ 3 सेकंड पे होती हैं। तो आपने क्या करना है कि जब उसको गौर से देखें, ये मेथड कब यूज होगा? ये मेथड तब यूज होगा जब आपका हार्ट रेट इर्रेगुलर होगा। उसमें आप 1500 वाला मेथड, डार्क लाइन मेथड, वो नहीं यूज कर सकते। ठीक है? 6 सेकंड का मतलब ये है कि जब आपका हार्ट रेट इर्रेगुलर हो,
जब आपने वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से पता कर लिया कि यहाँ पे हार्ट रेट गड़बड़ है, तो आपने क्या करना है कि आपने ईसीजी स्ट्रिप इस तरीके से पकड़ना है कि एक थंब आपकी एक लाइन के ऊपर हो और फिर दूसरी थंब 6 सेकंड के फासले पे हो। यानी आपने ईसीजी स्ट्रिप को इतना पोर्शन पकड़ना है कि आपके दोनों थंब्स के बीच 6 सेकंड वाली स्ट्रिप हो। तो 6 सेकंड में आप QRS कॉम्प्लेक्सेस को काउंट करें और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करें कि 6 10,060 सेकंड, यानी आपने 6 सेकंड का स्ट्रिप पकड़ा हुआ है। अगर उसमें जितने भी स्मॉल QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं, जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। यूज द 3 सेकंड मार्क एट द टॉप और बॉटम। 6 सेकंड का पकड़े, 3 को छोड़ें। यानी अगर 3 सेकंड की मार्किंग है तो 2 3 सेकंड वाले पकड़ लें। QRS कॉम्प्लेक्सेस काउंट कर लें और जब QRS कॉम्प्लेक्सेस आपने काउंट कर लिए तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। Somebody wants to enter? Mr. Excuse me, sir. अब्दुल बासित हो गया, चलो। हाँ, यस सर, अभी आपने जो 1500 मेथड बताया वो हमारे पास रेगुलर हार्ट रेट के लिए है क्या? ये जो अभी 6 सेकंड के अलावा बाकी जितने भी बताए थे वो रेगुलर हार्ट बीट के लिए। ये वाला सिर्फ इरेगुलर, ये वाला ये इरेगुलर के लिए मैंने यही एक मेथड बताया, ये जो अभी प्रोजेक्टेड है 6 सेकंड, बाकी सारे रेगुलर के लिए हैं। लेकिन सर जो लास्ट स्लाइड आपने दिखाई थी उसमें तो हमारे पास वो डिफरेंट इंटरवल आ रहा था ना। कौन सा वाला? 1500 सेकंड्स वाले। उसमें क्या था, मैं दोबारा देख लेता हूँ। ये वाला? यस सर। इसमें क्या है सर? इसमें देखिए फर्स्ट वाले में 5 से डिवाइड किया है। देन नहीं, ये तो आपको एग्जांपल के लिए उन्होंने एक को दूर करके किया हुआ है। ये रेगुलर ईसीजी तो नहीं है ना, ये तो आपको समझाने के लिए कि अगर इस तरह की हो, यानी फर्स्ट पिंक नजर आ रहा है आपको 1500 डिवाइडेड बाय 5। yes, वो आपको ये बता रहे कि आपकी ईसीजी में अगर इस तरह हो आर वेव्स, ये एक दो के बीच में, दूसरे आपको समझाने के लिए दूर ले गए हैं। ये रेगुलर तो नहीं है ना। ओके सर। ये ईसीजी ट्रेसिंग आपको एग्जांपल के लिए फिगर ड्रॉ की गई है कि ये अगर इस तरह सिचुएशन हो कि दो के बीच में 5 स्मॉल स्क्वायर्स हो तो ये मेथड, ये आपके पास हार्ट रेट होगा। अगर हम उसको दूर ले जाएं आर को और वो उनके बीच में 10 स्क्वायर्स का फासला आ जाए तो फिर 10 पे डिवाइड करेंगे, और अगर 3 बिग स्क्वायर यानी 15 स्मॉल स्क्वायर्स का हो जाएगा तो फिर ये होगा। ये तो ईसीजी रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो आपको एग्जांपल के लिए उन्होंने जानबूझ के इस तरह बनाया हुआ है। ओके सर, समझ आ गई ये? सर यस सर ये 6 वाला मेथड लॉजिकल हो सकती है रेगुलर। अगर सारे 300 बीट्स पर मिनट है, ये है तो रेगुलर नहीं वो और बात देखें ना, रेगुलर और वो अभी हम देखेंगे ना। अच्छा, हार्ट रेट का ये है कि द नॉर्मल इज बिटवीन 60 एंड 90 या 100, ठीक है। अबव 100 हम कहते हैं टेकिकार्डिया है, बिलो 60 हम कहते हैं ये ब्रेडिकार्डिया है। लेकिन देखना ये होता है कि आपका रिदम जो है, तो अगर रेगुलर साइनस रिदम वो होता है, अभी तक आपको, अगर आपने चैप्टर्स शुरू किए हुए तो अभी तक आपको ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय साइनस रिदम, कि जो ऐसे नोट से ओरिजिन ले, एबी नोट की तरफ आए, वहाँ पे डिले हो, फिर बंडल ऑफ हिस में आए, फिर बंडल ऑफ हिस से राइट लेफ्ट ब्रांचेस में जाए, फिर पर्किंजी फाइबर, और ये जब ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो बार बार, और ईसीजी स्ट्रिप पे आपके पास जब ये सीक्वेंस होता है, द फर्स्ट देयर इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, देन देयर इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये 3 इवेंट हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि एट्रियल रिपोलराइजेशन होती है, लेकिन वो ईसीजी पे इसलिए नहीं आ रही होती कि उसका वेव क्यूआरएस के पीछे छुप जाता है, लेकिन होता तो है। फर्स्ट देयर इज एट्रियल डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब ये इसके लिए 3 वेव्स हैं, पी, क्यूआरएस एंड टी। P is representing the depolarization of the atria, QRS is depolarization of the ventricles, and T is the repolarization wave of the ventricles. So rhythm, sinus rhythm ये होते हैं PQRST, PQRST। जब आप पूरे स्ट्रिप पे नजर डालें तमाम लीड्स की, और हर जगह हर P के बाद एक QRS हो फॉलोड बाय T वेव, फिर P हो, फिर उसके बाद QRS हो, फिर T वेव हो, तो ये आपका नॉर्मल साइनस रिदम है। कहीं पे अगर ऐसा हो कि PQRST P फिर दोबारा P, तो ये इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग, फिर वो साइनस रिदम नहीं होता। हाँ, हार्ट बीट आपका, जब आपका फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड अगर आपको किसी ने ईटीटी का कह दिया कि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करें, वो आपके लिए एक हार्ट बीट का कार्डियोलॉजिस्ट आपकी एज के मुताबिक आपके लिए डिटरमिन करते हैं, और बातों का तो काफ़ी हाई होता है। फॉर एग्जांपल आपकी एज में हो सकते हैं वो आपको सेट कर दे
कि आपके हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं तो आपको 200 बीट्स अचीव करने, तब वो मशीन को रोकेगा, यानी वो आपको दौड़ाएगा उस वक्त तक जब आपका हार्ट बीट 200 पे पहुंच जाए। तो 200 पे पहुंच के भी आपका नॉर्मल हार्ट रिदम उसका नॉर्मल होता है, सिर्फ ये होगा कि बहुत एक्सट्रीम टैकिकार्डिया होगा। इट इज अचीवेबल। 180 तक तो मैं गया हूँ पिछले 2 साल हुए, क्योंकि मेरी और आपके एज में बड़ा फर्क है। आपको तो 200 से ऊपर का टारगेट देंगे, मुझे उसने 180 सेट किया था और पसीने छूट गए थे जब 180 तक पहुंचा था। तो दैट वाज अ नॉर्मल साइनस रिदम। सिर्फ ये होगा कि आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जल्दी जल्दी बन रहे होंगे, पी भी होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी होगा, टी भी होगा, लेकिन दे विल बी क्लोजली पैक्ड, और जब आप हार्ट रेट निकालेंगे तो वो 200 के आसपास आ रहा होगा। नाउ दिस मच अबाउट, हाँ ये देखिए 6 सेकंड मेथड का दूसरा स्ट्रिप है। इसमें इरेगुलर है, आप देख रहे हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के बीच में फासला बराबर नहीं है। 1 और 2 के बीच में देखें तो 2 और 3 का डिफरेंट है, 3 और 4 का अलग है, 4 और 5 काफी एक दूसरे से दूर हैं। जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो आपको वो जो कैलिपर मैंने आपको बताया था ना, कैलिपर मेथड, उससे आपको पता चल जाएगा कि रेगुलर हार्ट बीट नहीं है। तो ऐसे को आपने क्या करना है कि स्ट्रिप को 6 सेकंड स्ट्रिप को पकड़ना है, क्यूआरएस को काउंट करें, 8 हैं, और 8 को आप जो है तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रफ आ जाता है कि ये 80 बीट्स पर मिनट। दिस मच अबाउट द। अब इससे पहले ये सब मेथड आप देखिए, एक मेथड मैं बोर्ड पे बता देता हूँ। कैमरा ऑन करते हैं फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, चंद सेकंड के लिए। जो आपको मेथड मैंने बताया हुआ है उसका कि नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करें आर के बीच और 1500 ऊपर लिख के उससे उसको डिवाइड कर दें। उसमें अगर आप ज्यादा एक्यूरेट होना चाहते हैं तो इधर देखिए जरा बोर्ड पे, ये आपका आर वेव्स के बीच में, ये एक आर वेव है, ये दूसरी है, इसके बीच आपने काउंट करने हैं स्मॉल स्क्वायर्स। स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करें। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है x नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलर रिदम में आप कर सकते हैं कि 1500 ऊपर लिख के x से डिवाइड करें तो आ जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल ही श्योर होना चाहते हैं कि ये मेथड बिल्कुल ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स, इस x को टाइम में कन्वर्ट करें। 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04। ये आपको मैंने कल बताया था कि ये आपको याद होना चाहिए। एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 के बराबर है। x नंबर कितने के बराबर होगा? x मल्टीप्लाई बाय 0.04। फॉर एग्जांपल इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है y, एग्जैक्ट बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक बीट से दूसरे बीट का जो टाइम लिमिट है वो y है। आपने क्या करना है, 60 ऊपर लिखें और y से उसको डिवाइड कर दें और आपके पास एग्जैक्ट हार्ट रेट आ जाएगा। सर यस सर, ये स्मॉल स्क्वायर की काउंटिंग वेव की बिगिनिंग से शुरू करेंगे या कहाँ से? कहाँ से? ये स्मॉल स्क्वायर की काउंटिंग जो है ना, हाँ ये वेव के बिगिनिंग से शुरू करेंगे? नहीं, ये आर वेव बड़ा पॉइंटेड होता है, जहां पे आर वेव है उससे ऑनवर्ड 2 आर वेव के पीक्स है ना, पीक्स, 2 आर वेव के पीक्स में स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करें। ओके टी सर। वगैरह को भूल जाएं, यहाँ पे पी क्यू आर एस सब भूल जाएं, टी भूल जाएं, 2 आर वेव्स, ठीक है। जितने स्मॉल स्क्वायर, 2 स्मॉल स्क्वायर्स हैं 2 आर वेव्स के बीच, या तो उस नंबर से 1500 को डिवाइड कर दें तो हार्ट रेट आ जाएगा, या पहले उसको 0.04 से मल्टीप्लाई करके उसका टाइम, यानी उसको टाइम में कन्वर्ट कर दें। मैं तो बता रहा हूं ना कि आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है, वो टाइम डिनोट करता है। तो जितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं उनको पहले 0.04 से मल्टीप्लाई करके टाइम मालूम करें, सेकंड्स में टाइम आ जाएगा। 60 ऊपर लिखें, यानी इतने सेकंड में एक बीट होता है इतना, तो आपने 60 सेकंड्स में कैलकुलेट करना है ना, पर मिनट। 60 ऊपर लिखें और इससे डिवाइड कर दें तो सिंपल मैथमेटिक्स है। कैमरा ऑफ करो, समझ आ गई ना? सो दिस मच अबाउट। अब हार्ट रेट के बारे में और हमने आगे नहीं जाना, दिस इज एनफ। मैंने आपको 3-4 मेथड बता दिए हैं। इरेगुलर के लिए मैंने एक मेथड बताया, वो जो 6 सेकंड स्ट्रिप। बाकी तमाम के तमाम मैंने आपको रेगुलर हार्ट बीट के लिए बता दिए। अब जरा कौन से वाला? 6 सेकंड वाला इस तरह भाई, आपको का मेरा हाथ नजर आ रहे हैं आपको? ये आपके पास ईसीजी स्ट्रिप है, ठीक है। ईसीजी स्ट्रिप पे ऊपर लाइनें लगी होती हैं क्लियर जोन में सेकंड्स के लिए। आप एक अपना थंब एक लाइन पे रखें
दूसरा थंब आप दूसरी लाइन पे रखें, इस तरह रखें कि दरमियान का जो स्ट्रिप है वो 6 सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहा हो। वो लाइनें आपको बताती हैं क्या होता है। ये नजर आ रहा है? ये आपने सीजी स्ट्रिप अगर पकड़ा हुआ है तो आपने एक थंब एक जगह रखनी है और उसे आगे दूसरा 6 सेकंड का इंटरवल पूरा हो जाए तो वहां उधर लाइनें होती हैं सेकंड्स की, वो जब आप फिजिकली आएंगे मैं आपको बता भी दूंगा अगर आप पूछ लेंगे। ईसीजी पेपर पे लाइनें लगी होती हैं जो सेकंड बाय सेकंड आपको बता कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड है, उससे आगे फिर सेकंड है, फिर सेकंड। 6 सेकंड की स्ट्रिप को पकड़ें और उसमें QRS कॉम्प्लेक्सेस काउंट करें और उसको 10 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, PR इंटरवल का ये आप डेफिनेशन है, क्योंकि आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका PR इंटरवल उसमें बड़ा काम आएगा। टाइम हमारे पास बहुत कम है, इस वक्त मुझे लगता है मुझे इस पे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, PR इंटरवल जो है वो 0.12 सेकंड से 0.20 सेकंड तक नॉर्मल होता है। अगर इससे ज्यादा होगा तो हम इसको कहते हैं प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। ठीक है, ये याद रखें बस। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक PR इंटरवल से रिलेटेड है कि अगर आपका एबनॉर्मली स्लो कंडक्शन हो रही है AV नोड पे तो PR इंटरवल आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा। क्यों? कि जो कंडक्ट हो रहे एट्रिया से वेंट्रिकल में वहां पे डिले ज्यादा हो गए। जब डिले ज्यादा हो गया तो PR इंटरवल आपका उस डिले को जाहिर कर रहा है। तो 0.12 से लेके 0.20 तक अगर उसका टाइम है, यानी आप PR इंटरवल को अगर स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करके टाइम निकालेंगे तो अगर 0.12 से ज्यादा है और 0.2 से कम है तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। 0.2 से जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है दिस इज अ प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, और PR इंटरवल जितना प्रोलॉन्ग होगा ये जाहिर कर रहा है कि आपका एबनॉर्मली स्लो कंडक्शन हो रही है। द नॉर्मल मेजरमेंट ऑफ PR इंटरवल इज 0.12 सेकंड टू 0.2 सेकंड। ECG में आपको कैसे नजर आएगा कि जहां से आपने स्ट्रिप, जहां से P शुरू होता है, जहां से R या Q शुरू हो रहे हैं, उनके बीच में जो आपका सेगमेंट आता है उसको आप काउंट करें और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रोलॉन्ग होगा तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई आसा डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय ECG, स्लो कंडक्शन हो रही होती लेकिन इतनी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं होती। अगर आपका PR इंटरवल प्रोलॉन्ग है किसी स्ट्रिप में तो आप उस बंदे को लेबल कर सकते हैं कि इस बंदे की फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। क्या चीज है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये अब हम रिदम डिस्कस कर रहे हैं। हमने हार्ट रेट डिस्कस कर लिया, अब हम रिदम डिस्कस कर रहे हैं। रिदम में ये हो सकता है कि PR इंटरवल नॉर्मल 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 तो ठीक है, अगर PR जरा प्रोलॉन्ग है किसी जगह पे तो इसको हम कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सिंपल, ये देख लें स्ट्रिप में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ P टू द बिगिनिंग ऑफ R, ये रेड लाइन जब हमने इसको कैलकुलेट किया है स्मॉल स्क्वायर्स की निस्बत तो ये 0.38 सेकंड आ रहे हैं, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग, क्योंकि 0.2 तक नॉर्मल होता है। सो इसको हम क्या और कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो और कुछ भी ना हो, यहाँ पर सिर्फ क्या है एबनॉर्मेलिटी कि PR इंटरवल प्रोलॉन्ग है, इसको लेबल करेंगे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। दूसरा देखें, साइनस रिदम होता है, यानी हर जगह P के बाद QRS आ रहा है फिर T आ रहा है, साइनस रिदम इसको कहते हैं। हर P के बाद एक QRS है फिर T है, यानी जितने P हैं उसे QRS होने चाहिए और इतने ही T होने चाहिए, दरम्यान में मिस नहीं होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल साइनस रिदम है, सिंपल इसमें प्रोलॉन्गेशन ऑफ द PR इंटरवल है। अगर आप किसी भी PR को गौर से देखेंगे स्ट्रिप में तो वो 0.32 सेकंड तक आ जाता है। 0.32 जरा प्रोलॉन्ग है 0.2 से, इसका मतलब है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसको देखें दोबारा, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड। अब हम जाते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक पे। छोड़ें इसको स्किप करें, सेकंड पे चलेंगे। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक दो टाइप का होता है, एक टाइप 1 है एक टाइप 2 है। टाइप 1 को वैनकेबेक फिनोमिना भी कहते हैं या मोबिट्स टाइप 1, और दूसरा जो टाइप 2 है उसको मोबिट्स टाइप 2 कहते हैं। जो टाइप 1 है उसमें जैसे हमने कहा कि फर्स्ट डिग्री में प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, इसमें क्या हो जाएगा, बात थोड़ी सी बढ़ जाएगी। PR इंटरवल ग्रेजुअली प्रोलॉन्ग होगा, आपको मिलेगा कि नॉर्मल है, अगले में प्रोलॉन्ग है,
फिर उससे ज्यादा प्रोलॉन्ग, फिर उससे प्रोलॉन्ग, एक जगह आके एक बीट मिस हो जाएगा। जब बीट मिस हो जाएगा तो पी के बाद क्यूआरएस नहीं बन रहा होगा, यानी एक पी हो जाएगा और दोबारा जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब क्यूआरएस होना चाहिए, वहां पे वो इतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा कि दूसरा पी आ जाएगा, क्यूआरएस दरम्यान में गायब हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे अब मिस बीट हो रहा है, एक बीट मिस हो गई, यानी एक इम्पल्स जो एट्रिया से ओरिजिन लिया था उसने, वो एवी के थ्रू वेंट्रिकल्स में कंडक्ट नहीं हुई, तो उसने क्यूआरएस यानी डिपोलराइज वेंट्रिकल को डिपोलराइज नहीं किया, पी वेव तो बन गया लेकिन क्यूआरएस नहीं आया। ऐसी जब सिचुएशन हो, remember again, I repeat, gradual prolongation till there is a misbeat, इसको कहते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 1। उसके बाद वो रिकवर हो जाता है, नॉर्मल पीआर होगा, फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा जाके प्रोलॉन्ग हुआ, फिर एक बीट मिस हो जाएगा, और ये साइकिल इस तरह रिपीट होता जाता है। सो ये चीजें जब इस तरह हो तो हम टाइप फर्स्ट डिग्री नहीं बल्कि इसको सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहेंगे। इंटरमिटेंट ब्लॉक एट द लेवल ऑफ द एवी नोड होता है, और वैनकबेक फिनोमिना भी कहते हैं इसको। मोर पी वेव्स होंगे क्यूआरएस से ज्यादा, पीआर इंटरवल इंक्रीजेस अंटिल द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ड्रॉप, आफ्टर ड्रॉप बीट द नेक्स्ट पीआर इंटरवल इज शॉर्टर, फिर दोबारा प्रोलॉन्ग होता है, फिर जाके वो ड्रॉप होता है, और ये साइकिल इसी तरह रिपीट होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये देखें ईसीजी स्ट्रिप पे, इसे आरसी लिफ्ट किसने वो छोटा सी बोल दिया? तो वो ಸ್ವಲ್ಪ देखला करे कानो आई कि इसे आरसी वाला ला लो ना, बस पता नहीं